वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हीट ट्रांसफ़र को ही कंटिन्यू करते हैं। हमने हीट ट्रांसफ़र में पहला जो मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट देखे थे वो था कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस में हमने देखा था कि जो हीट का ट्रांसफ़र एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो उसके पार्टिकल के इक्विलिब्रियम पोजीशन को बिना किसी चेंज किए हुए उसका हीट का ट्रांसफ़र होता है। मीन्स हीट के ट्रांसफ़र में इस मेथड में हीट का जो ट्रांसफ़र होता है उसके इक्विलिब्रियम उसके पार्टिकल के इक्विलिब्रियम पोजीशन को बिना चेंज किए हीट का ट्रांसफ़र होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है, इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि 20 मैंगो को हम 20 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहला मेथड था जिसमें कंडक्शन प्रोसेस में कि हम हर एक मैंगो को सबसे सामने वाले को दे रहे हैं और एक दूसरे को पास करते करते जा रहे हैं, तो वो अपने पोजीशन में चेंजेस नहीं कर रहे हैं लेकिन मैंगो को सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है। वो पहला मेथड था जिसको हमने हीट ट्रांसफर में पहले पहले लेक्चर में पढ़ा था कि वो कंडक्शन प्रोसेस होता है। सेकंड में देखेंगे कि कन्वेक्शन प्रोसेस में सभी 20 बच्चे बैठे हुए हैं और मेरे पास 20 मैंगो हैं। उस 20 मैंगो को मुझे सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं क्या करूंगा, एक एक को बुलाऊंगा, एक एक मैंगो उनको हैंडल करते जाऊंगा, हैंड ओवर करते जाऊंगा। वो सब क्या करेंगे, सभी बच्चों में एक एक अपने अपने मैंगोज को लेके जाके अपने सीट पे वापस बैठ जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा कि जो इस प्रोसेस में सभी मैंगो सभी के पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन इसके लिए उसको उन लोगों को खुद अपने पोजीशन से उठ के आना पड़ा। इसका मतलब ये है कि हमको हीट लेने के लिए जैसे मुझे हीट लेना है तो मुझे किसी हीट सोर्स के पास जाना पड़ेगा या फिर मुझे उठ के किसी दूसरे पार्टिकल्स के पास जाके हीट लेके वापस आना पड़ेगा। तो ये होता है कन्वेक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम one body to another body by movement of particle from their equilibrium position. इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटके उनको हीट का ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करना होता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है कन्वेक्शन प्रोसेस। एग्जांपल लेते हैं हम बॉइलिंग ऑफ वाटर का। अगर हम एक कंटेनर में वाटर लेते हैं और इसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने से क्या होगा, मान लेते हैं कि जो इनिशियली इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस है। 20 डिग्री सेल्सियस पर जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो इस प्रोसेस में सबसे जो नीचे लेवल का वाटर है, जो सबसे नीचे लेवल का वाटर है वो सबसे पहले हीट प्राप्त करेगा। हीट प्राप्त करने से क्या होगा, when heat provided to any system there is expansion in volume, volume expands, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने से इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और डेंसिटी कम होगी तो जो जो भी पार्टिकल्स या जो भी कंटेंट का जो डेंसिटी कम होता है वो हायर डेंसिटी से ऊपर जाने लगता है। इसका रीजन आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, बताने की जरूरत नहीं है। तो वॉल्यूम एक्सपांड होगा तो इसकी डेंसिटी कम होगी, ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने से ये सबसे ऊपर सरफेस को रिप्लेस करेगा और वही सबसे ऊपर में आ जाएगा और इसके ऊपर जस्ट सरफेस वाला सबसे इसके जस्ट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो डिफरेंट लेयर है वो हीट मिलते जाएगा उनको और वो एक्सपांड होके उसके डेंसिटी में इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा और वो ऊपर सरफेस की तरफ जाते जाएंगे। इस प्रोसेस से जो
टेम्परेचर है वो धीरे धीरे पूरे सिस्टम का इंक्रीज होते जाएगा। यहाँ से हीट मिल रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इस तरीके से लेयर टू लेयर शिफ्ट होते होते पूरा होल बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर हो रहा है वाटर बॉडीज में। वाटर बॉडीज में हीट के ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अलग अलग लेयर को हीट गेन करने के लिए, हीट लेने के लिए उनको अपने पोजीशन में चेंज करना पड़ रहा है। ये ऊपर लेयर नीचे आ रहे हैं, यहाँ से हीट लेके फिर ऊपर जा रहे हैं, इस तरीके से प्रोसेस चलते जा रहा है। तो इस प्रोसेस में ये प्रोसेस कहलाता है कन्वेक्शन प्रोसेस, और इस प्रोसेस में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण होता है। ध्यान रखेंगे, जो पार्टिकल होता है हीट लेता है और अपने डेंसिटी के कारण अपने पोजीशन में चेंज कर देता है, पोजीशन में चेंज करेगा और उससे हायर डेंसिटी वाला उसके जगह में आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस, इस जो बॉइलिंग ऑफ वाटर में या हीटिंग ऑफ वाटर में जो प्रोसेस हो रहा है, मैं इसको बता रहा हूँ कि जो पार्टिकल्स जो हीट लेता है उसका डेंसिटी कम होता है एक्सपांशन के कारण, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम एक्सपांड होगा, वॉल्यूम एक्सपांड होगा तो वो ऊपर हायर लेवल पे चले जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस होते जाता है और ये हीट पूरे सिस्टम को या पूरे वाटर बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। इस तरीके से ये कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। इसका जो डेली लाइफ में या हमारे जो नेचुरल फिनोमिना होता है वो होता है पहला लैंड एंड सी फ्रीज। ये क्या होता है, आप देखेंगे कि लैंड, और ये मान लेते हैं ये सी लेवल है। सी लेवल मतलब वाटर, वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी, ये होता है बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी गर्म हो, सॉरी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। स्लो गर्म होता है और स्लो ठंडा होता है। लेकिन ये जो लैंड पार्ट है ये बहुत जल्दी हीट भी हो जाता है और बहुत जल्दी कोल्ड ठंडा भी हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इन दोनों के जो टेम्परेचर रिलेशन है उसमें डिफरेंस होता है। डे टाइम में ये जल्दी गर्म हो जाएगा सनलाइट के कारण, लेकिन ये धीरे धीरे गर्म होगा। इसका मतलब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और इसका टेम्परेचर, इसको मान लेते हैं T1 और इसको मान लेते हैं T2। तो इसके ये जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, ये वाटर बॉडी है या सी लेवल है, ये भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है और ये भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होने के कारण इसके जो लेयर के साथ में कांटेक्ट जो एयर बॉडीज हैं, मतलब एयर पार्टिकल्स हैं, वो गर्म हो जाएंगे डे टाइम में। लैंड पार्ट का जो एयर पार्ट है, एयर लेवल है, वो जल्दी गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाने के कारण एक्सपांशन होगा, और चूंकि इधर का जो टेम्परेचर है, जो वाटर का टेम्परेचर है, वाटर के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो इसके कंपैरिजन में कम होगा डे टाइम में। इसलिए जो यहाँ से एयर पार्टिकल्स हीट गेन करके एक्सपांड हो जाते हैं वो इधर शिफ्ट होने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इधर टेम्परेचर कम है, इधर शिफ्ट होंगे और इधर के जो पार्टिकल्स हैं या एयर पार्टिकल्स हैं इधर ट्रांसफर होते हैं। इस तरीके से एयर का फ्लो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, इसीलिए इसको वाइंड फ्लो भी कहा जाता है, या वाइंड मतलब फ्लोइंग ऑफ वाटर, फ्लोइंग ऑफ एयर। तो इस तरीके से जो सी लेवल या लैंड दोनों के बीच के पार्ट में जो गर्म हवाएं या ठंडी हवाएं जो चलती हैं वो इसी के कारण चलती है, लैंड एंड सी फ्रीजेस के कारण। इसका डेली लाइफ में और कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड वाइंड। जो ट्रेड वाइंड बनता है इसको आप देखेंगे कि समझेंगे, खुद से समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड वाइंड किस तरीके से बनता है। तो ये इस प्रकार से ये कन्वेक्शन प्रोसेस हो गया, जिसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वो सिस्टम के पार्टिकल के मूवमेंट के कारण होता है, या ये बोल सकते हैं कि हीट के ट्रांसफर में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट आता है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब अभी तक आप लोगों ने ये समझा होगा कि जो सनलाइट से रेज आती हैं, जो सन होता है वो सबसे
बेस्ट एग्जांपल इज द सोर्स ऑफ रेडिएशन और सोर्स ऑफ हीट। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो रेडिएशन हमको यहाँ से सन से हमको मिलती है, यही कहलाता है आपका रेडिएशन, जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। रेडिएशन ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। और चूंकि हमको पता है या हमने पढ़ा है कि जो यहाँ से रेडिएशंस आते हैं वो कौन से फॉर्म में आते हैं, वेव के फॉर्म में आते हैं। और ये जो वेव फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मतलब क्या है कि ये जो रेडिएशन है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका एक पूरा चैप्टर आपके 12th क्लास में है, इसको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, फार इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। इस तरीके से अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अलग अलग पार्ट है। उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो रेडिएशन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जो कि लाइट ट्रेवल क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में करता है। और जो रेडिएशन है यही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट है। अब चूंकि ये जो रेडिएशन है हमको हीट प्रोवाइड करता है, तो जो रेडिएशन हमको हीट प्रोवाइड करता है उसको कहा जाता है थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन, मैं आप लोगों के जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि जो सनलाइट से, सन से जो लाइट आती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। आप देखेंगे कि जो थर्मल रेडिएशन की हम जब बात कर रहे हैं, जो थर्मल रेडिएशन होता है वो हमको हीट प्रोवाइड करता है। मींस जो रेडिएशन हमारे बॉडी पर पड़ेगी, तो जिस रेडिएशन से हमको हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा या हमको हीट महसूस होगा, वो क्या कहलाएगा, थर्मल रेडिएशन। इतने सारे अलग अलग पार्ट्स हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखा होगा। उसमें जो हीट प्रोड्यूस करता है वो ये आपके जस्ट नॉलेज के लिए है कि आईआर जो होता है वही हमारा हीट रेडिएट करता है, या हीट महसूस कराने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो आईआर का होता है। मान लेते हैं कि हमारे ऊपर अल्ट्रावायलेट वेव्स हमारे ऊपर इंसिडेंट किया जा रहा है, तो हमको हीट फील होगा क्या, नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक उसमें आईआर का कंपोनेंट नहीं होगा। मींस आईआर का कंपोनेंट होने के कारण ही हमको जो सनलाइट से जो हीट जो सनलाइट से जो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती है उसमें जो हीट हमको महसूस होती है वो आईआर के कारण होता है। तो जो थर्मल रेडिएशन होता है, हीट एनर्जी, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो किसी एक बॉडी से रेडिएट होता है। जैसे कि सोर्स ऑफ रेडिएशन हम इसको बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं सन को, और जो और कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे कि लाइट बल्ब, यहाँ से हमको लाइट एनर्जी मिल रही है और हीट एनर्जी भी मिल रही है। जो अपने फिलामेंट वाला टंगस्टन बल्ब वाला जो बल्ब आप लोगों ने देखा होगा कि वहां से जो हमको हीट मिलता है, सॉरी लाइट मिलता है, उसके साथ साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होता है। जब आप उसको थोड़ा देर ऑन करने के बाद उसको टच करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो ये है थर्मल रेडिएशन। और थर्मल रेडिएशन का एक प्रॉपर्टी मैंने बताया कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और ये वेव्स के फॉर्म में होता है, वेव्स के फॉर्म में होता है। सन से इस तरीके से वेव्स के फॉर्म में अर्थ में पहुंचता है। क्योंकि ये जो रेडिएशन है अर्थ
सन से अर्थ में पहुंच रहा है, इन दोनों के बीच में मीडियम क्या है? मीडियम क्या है? वैक्यूम, विथ मीन्स नो मीडियम। सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो रेडिएशन होता है इसको किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इट कैन बी ट्रेवल्ड इन वैक्यूम आल्सो, और हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं। इसका किसी भी पोजीशन में या किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बैंड नहीं होता है। इसके पोजीशन में किसी भी प्रकार का मीन्स उसके जो पाथ है उसके लेंथ में या उसके पाथ में किसी भी प्रकार का बैंड नहीं होता है, वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं। तो ये हो गया हमारा रेडिएशन। रेडिएशन के कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ हीट द रेडिएशन is the mode of transfer of heat from one body to another The radiation is the mode of transfer of heat from one body to another body without requirement of medium। ये बिना किसी मीडियम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। सो रेडिएशन ये हो गया। अब इसमें एक टर्म आता है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होता है देखते हैं। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक ही हो। ऐसा बॉडी, मान लेते हैं कि ये बॉडी है और इस पर हम थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं। तो अगर कोई बॉडी अपने ऊपर जितने भी थर्मल रेडिएशंस इंसिडेंट हो रहे हैं उन सभी थर्मल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, मीन्स 100% थर्मल रेडिएशन को अपने आप में ऑब्जॉर्व कर ले, तो ऐसे बॉडीज को ब्लैक बॉडीज कहा जाता है या ब्लैक बॉडी कहा जाता है। मीन्स हम उस पर जितने रेडिएशंस प्रोवाइड करते जा रहे हैं वो सभी को एब्जॉर्ब करते जा रहा है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो अपने जितने भी उस पर इंसिडेंट रेडिएशंस हैं उसको एब्जॉर्ब करते जा रहा है। तो ये कहलाता है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी या इसको हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी इसको बोल सकते हैं। ब्लैक बॉडी is a body on which observe black body is the body which absorb the complete thermal radiations incident on it। इसके ऊपर जितने भी रेडिएशंस इंसिडेंट होंगे उस सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये एक थियोरेटिकल टर्म है जो कि बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन डेली लाइफ में या इन नेचुरल ऐसा कोई बॉडी नहीं है जो अपने अंदर 100% जो थर्मल रेडिएशन है उसको ऑब्जर्व कर ले।
अगर यहाँ पर कोई बॉडी पर हम थर्मल रेडिएशन दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, कुछ परसेंट को ऑब्जर्व करेगा और कुछ परसेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ परसेंट को क्या करेगा, यहाँ से अपने सरफेस से रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये जो ब्लैक बॉडी है एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, एब्जॉर्ब की बात करते हैं, तो जो रेडिएशंस होते हैं, इंसिडेंट होते हैं किसी बॉडी पर, वो उसके बॉडी के थ्रू या उस सरफेस के थ्रू कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जनरली डिपेंड करता है उसके कलर पे। जो कलर पर डिपेंड करता है कि रेडिएशन कितना उस पर एब्जॉर्व हो जाएगा। जनरली जो ब्लैक कलर्स होते हैं वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्व करते हैं, कंपैरेटिवली लाइट कलर ऑब्जेक्ट के, लाइट कलर बॉडी के। मीन्स अगर जो डार्क कलर होंगे वो क्या करेंगे, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, और जो लाइट कलर्स होते हैं वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो गर्मी के दिनों में हमें लाइट शर्ट्स या लाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए, ताकि वो क्या होगा कि वो ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा और अपने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा। इस तरीके से ये ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है या लास्ट टॉपिक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जैसे कि टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कूलिंग मतलब टेम्परेचर का डिक्रीज होना, तो अगर एक बॉडी है और इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि T पर है, इसका टेम्परेचर T पर है, और इसको हम किसी सराउंडिंग में रख रहे हैं जिसका सराउंडिंग का या उस सराउंडिंग का टेम्परेचर इस बॉडी के टेम्परेचर से कम है, तो क्या होगा कि इसका जो कांटेक्ट है, इसके सरफेस का जो कांटेक्ट है वो किसके साथ में है, सराउंडिंग के साथ में है, और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब इसके पास हीट एनर्जी है और कंपैरेटिवली सराउंडिंग से ज़्यादा हीट एनर्जी है। तो हीट का ट्रांसफर हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, हाई टू लो टेम्परेचर साइड में। अगर इस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ से हीट किस में रिजेक्ट होगा, सराउंडिंग में रिजेक्ट होगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि अगर हम चाय को गर्म करके रखते हैं, कप में निकाल के रखेंगे, लेकिन अगर थोड़ी देर के बाद अगर हम उस चाय को नहीं पिए तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने का कारण क्या है कि ये सराउंडिंग में रखा हुआ है। चाय अगर हम यहाँ पे रखे हैं और ये सराउंडिंग में रखा हो, मतलब नेचुरली जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है या हमारे आसपास का टेम्परेचर मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस है, और ये हो गया है अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये गर्म हो गया है। लेकिन अब इसको हम रखे हुए हैं तो ये क्या होगा, इन कांटेक्ट किसके है, सराउंडिंग के। सराउंडिंग का कांटेक्ट का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हीट एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगा, सराउंडिंग में ट्रांसफर होगा। सराउंडिंग में ट्रांसफर होगा तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद चाय का जो कप है वो भी ठंडा हो जाएगा और चाय भी ठंडा हो जाएगा। इस तरीके से न्यूटन का कॉन्सेप्ट यही था कि उन्होंने कहा कि जो किसी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो अपने सराउंडिंग के कांटेक्ट के कारण धीरे धीरे उसके टेम्परेचर में डिक्रीमेंट होता है या कम होता है उसका टेम्परेचर। यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और ये जो टेम्परेचर का डिक्रीमेंट होता है या वो ठंडा होते जाता है, वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके सराउंडिंग और उस बॉडी के टेम्परेचर के डिफरेंस के बराबर। मीन्स अगर ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0 और इसका टेम्परेचर है T, तो इसका जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, अगर इसके टेम्परेचर में डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा कि अमाउंट ऑफ हीट में चेंजेस आएंगे।
हीट रिजेक्ट कर रहा है मतलब हीट में चेंजेस आ रहे हैं, उसके हीट एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट चेंजेस या रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विथ टाइम, टाइम के साथ में उसके हीट लॉस, या इसको हीट लॉस भी बोल सकते हैं क्योंकि हीट को ये रिजेक्ट कर रहा है। अमाउंट ऑफ हीट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ हीट लॉस, इसको अमाउंट ऑफ हीट लॉस ये भी बोल सकते हैं। ये इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं डी क्यू अपॉन में डी टी। और जैसे कि हमने लिया इनिशियल टेम्परेचर जो बॉडी का है वो टी है और जो सराउंडिंग का है वो टी नॉट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट मीन्स इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के, सराउंडिंग और उस सिस्टम के टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वल होगा, सॉरी प्रोपोर्शनल होगा। इसका अगर हम डेरिवेशन पार्ट देखते हैं तो स्टेटमेंट में या फिर ये लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, according to Newton's law of cooling, the rate of loss of heat, the rate of loss of heat dq upon dt, चूंकि लॉस हो रहा है इसलिए हम इसको माइनस में ले लेते हैं, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी is directly proportional to temperature difference, और ये टेम्परेचर डिफरेंस किसका किसका होगा, सिस्टम और सराउंडिंग का, टी माइनस टी नॉट, जिसमें टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है, हमारे आसपास का टेम्परेचर है, और जो टी है वो सिस्टम का टेम्परेचर है जिससे हीट का लॉस हो रहा है। इस तरीके से ये स्टेटमेंट हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। इसका डेरिवेशन हम देखते हैं कि किस तरीके से हमको रिलेशन मिलता है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ loss of heat dq upon dt is equal to, sorry, directly proportional to t minus t नॉट। जो हमने सिस्टम लिया हुआ है इसका टेम्परेचर है t और इसका टेम्परेचर है t नॉट, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग, और ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम का टेम्परेचर t है और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है। अब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डी क्यू अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा टी माइनस टी नॉट। और हमने जो रिलेशन पढ़ा है कि अगर एक सिस्टम से हीट का लॉस हो रहा है और इस सिस्टम का अमाउंट मान लेते हैं कि m है, तो हीट का जो अमाउंट ऑफ हीट गेन या अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर, ये वाला रिलेशन तो हम पढ़े हैं ना, Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी, ये इसको कभी कभी डेल क्यू भी ले लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन मिला है इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा के इक्वेट कर लेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, सॉरी इसको माइनस में लेना है, ये हो जाएगा माइनस स्मॉल के माइनस डी क्यू अपॉन डी टी स्मॉल के टी माइनस टी नॉट, जहाँ पर के
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि किस पर डिपेंड करेगा, उसके मटेरियल पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। स्मॉल के का वैल्यू इसके मटेरियल पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ से देखते हैं कि जो इसका जो बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर है T और T नॉट, तो इसके टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आ जाएगा, T और T नॉट के बीच में डेल T। सो लेट द टेम्परेचर डिफरेंस बी वेरी स्मॉल, डेल T। सो डेल T चेंज होगा तो Q कितना रिजेक्ट होगा, Q इज इक्वल टू MC डेल T। ये वाला फॉर्मूला हमने देखा है। सो इसको डी क्यू ले लेते हैं, dq इज इक्वल टू MC dt। इस तरीके से लेट द टेम्परेचर डिफरेंस बाई डिफरेंस इज वेरी स्मॉल dt। सो dq इज इक्वल टू MC dt, ये हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन 1 दे देते हैं, इसको रिलेशन 2 दे देते हैं। अब यहाँ से dq अपॉन dt, इसमें dt से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, m कांस्टेंट है, c कांस्टेंट होता है, dt अपॉन स्मॉल dt। ये हमारा टाइम है, स्मॉल t इज टाइम और कैपिटल T इज टेम्परेचर। dq अपॉन dt इज इक्वल टू MC कैपिटल dt अपॉन में स्मॉल dt। सो यहाँ पर ये माइनस है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि हीट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से, dq अपॉन dt और MC dt अपॉन स्मॉल dt। तो इन दोनों को रिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, MC dt अपॉन स्मॉल dt इज इक्वल टू, ये माइनस इधर ले जाएंगे, माइनस के टी माइनस टी नॉट। ये रिलेशन मिला। इस रिलेशन को फिर से आगे प्रोसेस करते हैं, क्या मिल जाएगा, dt अपॉन स्मॉल dt इज इक्वल टू माइनस स्मॉल के अपॉन MC t माइनस टी नॉट। इस माइनस के अपॉन MC इसको हम कैपिटल के लेते हैं, जो कि कांस्टेंट हो जाएगा, वो भी जो कि k कांस्टेंट, स्मॉल के कांस्टेंट, m कांस्टेंट, c कांस्टेंट। यहाँ से हो जाएगा कैपिटल K t माइनस टी नॉट, वेयर कैपिटल K इज इक्वल टू माइनस k अपॉन MC। ये हमने कांस्टेंट लगा दिया। इस तरीके से अब ये जो रिलेशन है, इसको हम अपने टर्म्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। जो t वाला टर्म है यहाँ आ जाएगा, t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के टी, ये हो जाएगा। ये जो माइनस साइन है, इसको हम इस कांस्टेंट में ना लगा के यहाँ लगा देते हैं, इस तरीके से। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेट करने से dt अपॉन t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म इंटू dt 1 अपॉन t माइनस टी नॉट। इंटीग्रेशन का इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log
टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू, जिसका बेस ई है, इसका इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस सी। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं साथ में कांस्टेंट टर्म सी लगाना इम्पॉर्टेंट होता है। जब इसके इनिशियल कंडीशंस लगाते हैं तो सी की वैल्यू कुछ ना कुछ आती है, इस वजह से हमेशा इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो टर्म आया, अगर हम इसके लॉग को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस के टी प्लस सी, ये हो जाएगा टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी प्लस, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में ई की पावर सी, टी इज इक्वल टू टी नॉट, और इस पूरे टर्म को इज इक्वल टू कैपिटल सी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस में टी प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस के टी, ये हमारा रिलेशन बनता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए। इस तरीके से ये हमारा रिलेशन मिलता है। देखेंगे कि टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर और टाइम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ये टेम्परेचर है और ये टाइम है, तो इन दोनों के बीच में हम क्या रिलेशन देखते हैं। ये जो इक्वेशन मिल रहा है वो किस तरीके का इक्वेशन है, t इज इक्वल टू टी नॉट प्लस सी ई रिश टू द पावर सी रिश टू द पावर माइनस के टी। इससे पहले वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, इसके साथ इस इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको मिलेगा इधर log ई टी माइनस टी नॉट वाई एक्सिस पर, और ये एक्स एक्सिस पर हमको मिलेगा टाइम स्मॉल टी। ये माइनस के टी प्लस सी, ये जो रिलेशन मिल रहा है ये हमको किस तरीके से मिल रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो इक्वेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन का होता है, जिसमें ये इसका स्लोप होता है, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है और ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और ये कट्स ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस में कितना कट कहाँ पर हो रहा है उस पर सी की वैल्यू होती है, और y इज इक्वल टू एम एक्स सी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो इस इक्वेशन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये माइनस है, माइनस के मीन्स m की वैल्यू माइनस में है, m की वैल्यू माइनस में मतलब स्लोप निगेटिव जाएगा, स्लोप निगेटिव मतलब डिक्रीज होगा, और स्ट्रेट लाइन है तो ये इस तरीके से हमको स्लोप मिलेगा, log ई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स के टी प्लस सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का ग्राफ हो जाएगा। और अगर हम इस टेम्परेचर और टाइम के बीच का ग्राफ देखते हैं, जो हमारा जो पहला इक्वेशन आया है, लास्ट इक्वेशन आया है, उसका ग्राफ देखते हैं तो टी नॉट प्लस सी ए रिश द पावर माइनस के टी, ये हमको जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके से ग्राफ मिलेगा, इसमें टी और एक्स एक्सिस में स्मॉल टी टाइम। तो यहाँ से हमारा ये रिलेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का रिलेशन यहाँ से मिलता है।